अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 28 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू न किया जाए, इसलिए कि इस मामले पर समाअत अभी जारी है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनका एक वफ्द 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। अपोजिशन पार्टियां पार्लियामान में मुसलसल मणिपुर के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान देने और बहस का मुतालबा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत-ए-कार को 15 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। हालांकि मरकज़ ने मुतालबा किया था कि संजय कुमार की मुद्दत-ए-कार 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जाए। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस को अवाम की तकलीफों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये इख्तिदार के लिए मणिपुर क्या पूरे मुल्क को भी जला देंगे। रियासत बिहार के बीजेपी के तर्जुमान और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। विनोद शर्मा ने इस्तीफा की वजह मणिपुर तशद्दुद करार दिया। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं गुज़िश्ता रोज़ जुनूबी रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई ज़्यादा भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बाज़ूम को मुल्क की फ़ौज ने इख्तिदार से बरतरफ कर दिया है। कर्नल मेजर अहमदो अब्दुर्रहमान ने फ़ौजी लिबास में मलबूस दीगर 9 फ़ौजियों के साथ खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने सदर बाज़ूम की हुकूमत को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और मुल्क के आइन को तहलील कर दिया है। शुमाली और जनूबी कोरिया दोनों ही जंगबंदी पर दस्तखत की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसकी वजह से 3 साल से जारी कोरियाई जंग को एक बेचैन इख्तिताम मिला था। तफसीलात आज की दूरबीन में ज़रूर समझिए। तकरीबन 3000 कारों को लेकर जर्मनी से मिस्र जा रहे एक मालबरदार जहाज़ में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसमें एक भारतीय की मौत जबकि 22 दीगर अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। दूरबीन की तफसीलात में देखिए इस खबर से मुताल्लिक़ सब कुछ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 222 रन से करारी शिकस्त दे दी। दूसरे टेस्ट मैच की खास बात लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली की बॉलिंग थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते का सर्वे कराए जाने के फैसले पर एतराज़ करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम फरीक की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज रख लिया है और फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। फैसला आने तक एएसआई सर्वे पर लगी रोक को बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है, यानी सर्वे पर रोक का उबूरी हुक्म अब 3 अगस्त तक असरअंदाज रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने कहा कि 3 अगस्त तक फैसला महफूज है, तब तक सर्वे पर स्टे जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि एएसआई ने यकीन दिलाया है कि सर्वे के दौरान इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए फैसला सर्वे के हक में आने की उम्मीद है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान हिंदू फरीक के वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि महमूद गजनवी से लेकर कई बार भारत के मंदिरों को तोड़ा गया। ज्ञानवापी भी पहले मंदिर ही था और आज़ादी के बाद सभी को इबादत का इख्तियार हासिल हुआ। इस दलील पर जज ने कहा कि मंदिर को तोड़ा गया तो वहां अभी काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे मौजूद है। जवाब में विष्णु जैन ने कहा कि उसे अहल्याबाई होलकर ने बनवाया है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद की जब तामीर शुरू कराई थी तो काम मुकम्मल नहीं हो सका था। ये सिर्फ मौजूदा ढांचा है, यहाँ आज भी विश्वेश्वर विराजमान हैं और सदियों से पूजा हो रही है। अपोजिशन पार्टियां पार्लियामान में मुसलसल मणिपुर के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान देने और बहस का मुतालबा कर रही हैं। वहीं अब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनका एक वफ्द
29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा। लोकसभा में कांग्रेस के व्हीप मणिकम टेगोर ने कहा कि अपोजिशन जमातों के 20 से ज्यादा अरकान पार्लियामान का एक वफ्द इस हफ्ते के आखिर में मणिपुर का दौरा करेगा ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था। वहीं दूसरी जानिब मानसून इजलास में अपोजिशन पार्टियां मुसलसल मणिपुर पर पार्लियामान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रही हैं, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, जबकि हुकूमत का दावा है कि वो मणिपुर पर बात करना चाहती है। आपको याद दिला दूं कि मणिपुर तशद्दुद के मामले पर पार्लियामान में जारी तअत्तुल के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने बुध को लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान में बहस के लिए मंजूर भी कर लिया गया। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तमाम पार्टियों के रहनुमाओं से बात करने के बाद इस तजवीज़ पर बहस की तारीख तय करेंगे। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आजम को पार्लियामान में लाने और मणिपुर पर जवाबदेह ठहराने का यही एक आखिरी हथियार था जिसको हमें इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली अब्दुल रशीद मंडल ने जुमेरात को आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा पर अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से मुवाजना करने पर तनकीद की और कहा कि मुल्क जानता है कि भारत या इंडिया का दुश्मन कौन है, वो भारत या इंडिया में फ़र्क नहीं करते। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी अपोजिशन के इत्तेहाद से क्यों डरती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 38 सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद में है, जबकि उनके पास सिर्फ 26 सियासी जमातें हैं। कबल अजी मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को बेसमत कहकर सख्त तनकीद की और इस इत्तेहाद का मुवाजना इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी मुबैना शिद्दत पसंद तंजीमों से भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हकीकत पर तंज किया कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी और शिद्दत पसंद तंजीमों जैसा कि इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन पीपल्स फ्रंट के नामों में भी इंडिया है, अपोजिशन भी खुद को इंडिया के तौर पर पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत-ए-कार को 15 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हालांकि मरकजी हुकूमत ने मुतालबा किया था कि संजय कुमार की मुद्दत-ए-कार 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जाए, लेकिन 27 जुलाई को इस मामले पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने 15 सितंबर तक का वक्त दिया और कहा कि यह मंजूरी मुल्क के मफाद को देखते हुए दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने सभी अर्जी दहिंदगान को मुत्तला किया है। वो जानते हैं कि उन्हें यानी ईडी डायरेक्टर को हटाने की हिदायत दी गई है, लेकिन हालात गैर मामूली हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर दौरा नवंबर में है। इस दलील पर जस्टिस BR गोई ने कहा कि क्या वो ये शबीह नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अफसरान नाअहल हैं, सिर्फ एक ही अफसर काम करने में अहल है। जस्टिस गोई के तबसरे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नाअहलियत की बात नहीं है, बात क़यादत की है। ये अफसर यानी ईडी डायरेक्टर तकरीबन 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हुए हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका मुल्क को वसी पैमाने पर फ़ायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। इस पर जस्टिस गोई ने कहा कि उन्होंने वक्त दिया था कि एजेंसी में क़यादत की तब्दीली हो सके। समाअत के दौरान मरकज़ की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल की बातों पर अभिषेक मनु संघवी ने एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये लोग ऐसी छवि बना रहे हैं जैसे मुल्क की सारी जिम्मेदारी एक ही शख्स यानी संजय मिश्रा के कांधों पर है। इस शख्स को 2 साल पहले ओहदे से हटाना था। FATF रिव्यू तो 1 साल तक चलेगा। इस तरह से तो उन्हें 2024 तक की मुद्दत-ए-कार का मुतालबा करना चाहिए था। क्या उनकी दलीलों को कबूल किया जा सकता है? संघवी ने कहा कि दरअसल उन्होंने जो कानून बनाया था वो सिर्फ एक शख्स के लिए ही था। किसी न किसी तरीके से उनको ओहदे पर बनाए रखने की कोशिश है। इस दरमियान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ही हुक्म सादिर कर दिया था, लेकिन मरकजी हुकूमत 26 जुलाई तक इंतजार करती रही। अगर वो शख्स इतना ही ज़रूरी है तो उसे खुसूसी मुशीर बना लीजिए। इस तरह की दरख्वास्त यानी ईडी डायरेक्टर की मुद्दत-ए-कार बढ़ाने की कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरअसल ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत-ए-कार की तौसी को नाजायज़ ठहराए जाने के कुछ दिन बाद मरकज़ ने FATF का रिव्यू जारी रहने के मद्देनज़र उन्हें 15 अक्टूबर तक ओहदे पर बरकरार रखने की इजाज़त के लिए बुध यानी 26 जुलाई को अदालत का रुख किया था। गुज़िश्ता रोज़ उसी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सादिर किए गए अपने हुक्म में संजय मिश्रा की मुद्दत-ए-कार को तीसरी तौसी दिए जाने को नाजायज़ ठहराते हुए उनकी तौसी शुदा मुद्दत-ए-कार को घटाकर 31 जुलाई कर दिया था। लेकिन अब ताज़ा फैसले के बाद वो ईडी डायरेक्टर ओहदे पर 15 सितंबर तक बरकरार रह सकेंगे।
मणिपुर में तशद्दुद और 2 खवातीन की बरहना परेड के खिलाफ सड़क से पार्लियामान तक अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सख्त नुक्ताचीनी की है। यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सब ने देखा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि अपोजिशन के अरकान पार्लियामान इस बात पर बजिद हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामान में मणिपुर पर बयान दें और इस पर तफसीली बहस की जाए, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और पार्लियामान की कार्रवाई तअत्तुल का शिकार है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मणिपुर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आपने सोचा होगा कि मुल्क के वज़ीर आज़म कुछ कहेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि मुल्क के वज़ीर आज़म हवाई जहाज़ से इम्फाल जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस के दौर में वज़ीर आज़म यही किया करते थे। राहुल गांधी ने पूछा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो चुनिंदा लोगों के वज़ीर आज़म हैं, आरएसएस के वज़ीर आज़म हैं, उनका मणिपुर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जानते हैं कि उनके नज़रिए ने मणिपुर को जला कर रख दिया है, लेकिन मणिपुर के दर्द और तकलीफ से वज़ीर आज़म मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने मजीद कहा कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान नज़रियाती जंग चल रही है, जहां कांग्रेस का नज़रिया आइन की हिफाजत, मुल्क का इत्तेहाद और समाजी अदम मसावात के ख़िलाफ़ लड़ना है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी चाहती है कि चुनिंदा लोग इस मुल्क को चलाएं और मुल्क की सारी दौलत उनके हाथ में हो। बीजेपी आरएसएस सिर्फ इख्तिदार चाहती है और इख्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इख्तिदार के लिए वो मणिपुर को जला देंगे, पूरे मुल्क को जला देंगे। उन्हें मुल्क के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आपके दिल में हुब्बुल वतनी है। जब मुल्क को तकलीफ़ पहुंचती है, मुल्क के किसी शहरी को तकलीफ़ पहुंचती है, तो आपका दिल भी ज़ख्मी होता है और आप उदास हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी, आरएसएस के लोगों को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो भारत को तकसीम करने का काम कर रहे हैं। रियासत बिहार के बीजेपी के तर्जुमान और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। विनोद शर्मा ने पार्टी से अपने इस्तीफा की वजह मणिपुर तशद्दुद को बताया है और पार्टी के सभी ओहदों से मुस्ताफ़ी होने की खबर मीडिया को दी है। दिलचस्प बात यह है कि विनोद शर्मा ने अपने इस्तीफा से जुड़े पोस्टर्स पटना के चौराहों पर लगा दिए हैं, जिनमें मणिपुर में पैदा हालात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया है। जो पोस्टर पटना के चौराहों पर लगाए गए हैं, उनमें विनोद शर्मा के इस्तीफा के साथ साथ मणिपुर वाक़या के लिए पूरी तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। शर्मा ने अपने पोस्टर में मशहूर हिंदी शायर दिनकर के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नारा भी दिया है जो इस तरह है: भारत की बहन बेटियां करे चीत्कार, शर्म करो बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार। जेपी नड्डा को भेजे गए अपने इस्तीफानामा में विनोद शर्मा ने लिखा है कि मणिपुर में बेटियों को मुकम्मल बरहना कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के वाक़या ने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार किया है। इसके लिए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला एन बीरेन सिंह दोनों जिम्मेदार हैं। ऐसी क़यादत में काम करते हुए उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए वो फौरी असर से पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफ़ा देते हैं। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई मूसलाधार भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। तेलंगाना के मुलुगु में मतियाला धारा आबशार के पास 40 से ज़ायद सयाह फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ टीम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंगल की सुबह 8:30 बजे से 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में कम से कम 5 मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने बुध को ये इत्तला दी। एक अहलकार ने बुध को बताया कि अनाकापल्ली ज़िला के नरसेपट्टनम और एलुरु ज़िला के नोजेवेडो में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही एलोरो शहर में 11 सेंटीमीटर और एलुरु सीतामरजू ज़िला के चंतूर और कृष्णा ज़िला के मछलीपट्टनम में 10-10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुध को विजयवाड़ा शहर और आसपास के देहातों में मुसलसल बारिश जारी रही। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को एलुरु, एनटीआर, पलनाडु, गुंटूर और कृष्णा अजला में कुछ मकामात पर बहुत भारी बारिश यानी 24 घंटे के दौरान 204.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने जुमेरात को प्रकाशम,
बापटला, मगरबी गोदावरी और अलूरू सीताराम राज अजला में कुछ मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही महकमे ने कोनसीमा, काकीनाडा, मशरक़ी गोदावरी, करनूल, नंदियाल और अनंतपुर अजला में कुछ मकामात पर भारी बारिश की पेशगोई की है। बुध को मुंबई में शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुई, लेकिन मुज़ाफ़ाती ट्रेन खदमात कुछ ताख़ीर के साथ मामूल पर रहीं। म्यूनिसिपल हुक्काम ने बताया कि महकमे मौसमियात ने जुमेरात को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालगढ़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी वार्निंग जारी की है। महकमे ने इस दौरान बाज़ इलाकों में मूसलाधार से लेकर बहुत ज़्यादा बारिश तक का इम्कान जाहिर किया है। वहीं महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज वस्त मशरक़ी भारत में बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शुमाली हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश का अंदाज़ा लगाया गया है। इसके साथ ही मशरक़ी भारत में 28 से 30 जुलाई के दरमियान इंतहाई मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, जंपा, हमीरपुर, ऊना अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लैंडस्लाइडिंग, बादल फटने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में धुंध भी छाई रहेगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण और गोवा में दरमियानी से शदीद बारिश का इम्कान है। मराठवाड़ा, मगरबी मध्य प्रदेश, जनूबी गुजरात, मशरक़ी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अलग थलग भारी बारिश के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। खबर रसा एजेंसियां AFP और रॉयटर्स ने नाइजर के कौमी टेलीविज़न पर फौजियों के एक ग्रुप की तरफ से दिए गए बयान की बुनियाद पर बताया कि मुल्की सदर मोहम्मद बाज़ूम को इख्तिदार से बरतरफ कर दिया गया है। कर्नल मेजर अहमदो अब्दुर्रहमान ने फौजी लिबास में मलबूस दीगर 9 फौजियों के साथ खिताब करते हुए कहा कि दिफाई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सदर बाज़ूम की हुकूमत को ख़त्म करने का फैसला किया है और मुल्क के आइन को तहलील कर दिया है। फौजियों ने एक बयान पढ़ते हुए कहा कि मुल्क की सरहदें बंद कर दी गई हैं और मुल्क की सतह पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नाइजर के सदारती दफ्तर ने फौजियों के इक़दाम को रियासत के खिलाफ बगावत करार दिया है। इससे कबल बुध को इस ग्रुप ने नाइजर के दारुल हुकूमत नियामी में सदारती महल को बंद कर दिया था। सदर बाज़ूम के दफ्तर से सरकारी और गैर सरकारी तौर पर किए गए तबसरों के मुताबिक सदारती मुहाफिजों का एक दस्ता बाज़ूम को रिहाइशगाह के अंदर हिरासत में लेने की कोशिश कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सदर बाज़ूम सदारती मुहाफिज दस्ते के कमांडर जनरल उमर को हटाना चाहते थे, लेकिन जनरल को हटाने पर फौज ने सदर से इस्तीफ़ा मांग लिया। ताहम सदर बाज़ूम ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। सदारती दफ्तर की सिक्योरिटी ज़राए ने मुतअद्दिद खबररसा एजेंसियों से बातचीत की है। उनमें से एक ने AFP को बताया कि एलिट फौजी दस्ते को गुस्से की हालत का सामना करना पड़ा और सूरत हाल को नरम करने के लिए बातचीत जारी है। नाइजर के सदारती दफ्तर ने 2 ट्वीट्स किए, लेकिन इसके फ़ौरन बाद उनमें से एक को हज़फ कर दिया गया। दूसरी ट्वीट में कहा गया कि सदारती मुहाफिजों में से एक ग्रुप ने बगावत कर दी है, लेकिन मुसल्लह अफवाज का बड़ा हिस्सा वफादार रहा। ट्वीट में मज़ीद कहा गया कि जमहूरिया के सदर और उनका ख़ानदान बआफियत हैं। अगर गुस्से से मगलूब बगावत में शामिल सदारती मुहाफिजों का दस्ता बेहतर जज्बात के साथ वापस नहीं लौटता है तो फ़ौज और नेशनल गार्ड उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बाज़ूम के लिए हिमायत का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने बाज़ूम से उस वक्त बात की थी जब उनके महकमे ने बताया कि वो नाइजर में होने वाली पेशरफ्त पर सख्त फ़िक्रमंद है। ब्लिंकन ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि अमेरिका नाइजीरिया के आइनी निज़ाम को ताकत के ज़रिए पामाल करने की कोशिशों की मज़म्मत करता है और इस बात पर जोर देता है कि हमारी शराकतदारी जमहूरी निज़ाम यानी जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के तसलसल पर मुनहसिर है। नाइजर और उसके अतराफ़ के मुल्कों में बगावत एक आम बात है। नाइजर के अतराफ़ के इलाके हालिया बरसों के दौरान गैर मुस्तहकम रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों माली और बुर्किना फासो में सन 2020 से मुतअद्दिद बगावतें हो चुकी हैं। नाइजर में भी सन 2021 में बगावत की नाकाम कोशिश हो चुकी है, जब सदर बाज़ूम को हलफ लेने से रोकने के लिए 2 दिन पहले कोशिश की गई थी। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जारी खूरेजी सन 1953 में जंगबंदी के मुआहदे के बाद ख़त्म हो पाई थी। ताहम दोनों में मुस्तकिल मुफाहमत की फ़ौरी इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं। इस माह शुमाली और जनूबी कोरिया दोनों ही जंगबंदी पर दस्तखत की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसकी वजह से 3 साल से जारी कोरियाई जंग को एक बेचैन इख्तिताम मिला था। इस लड़ाई में 30 लाख जानें गईं और जजीरा नुमा कोरिया में अमरीकी और चीनी फ़ौजियों को अपने इत्तेहादियों की मदद के लिए तसादुम करते हुए देखा गया।
ताहम 7 दहाइयां गुजरने के बाद भी दोनों कोरियाई मुल्कों की जानिब से अब भी तनाज़ों को पीछे छोड़ने के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। अमेरिका और 20 से ज़ायद दिगर ममालिक के वफूद जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जनूबी कोरिया की हिमायत की थी, जनूबी कोरिया के शहर बोसान में बुध को सालगिरह की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब में हिस्सा लिया। वफूद में सन 1950 और 1953 के दरमियान होने वाले तनाज़ों के साबिक़ फ़ौजी भी शामिल हुए। इस मुनासबत से शुमाली कोरिया ने भी कई फ़ौजी और सिविलियन प्रोग्राम मुनक़िद किए, जिसमें उसने चीनी और रूसी हुकूमतों के सीनियर अरकान को प्योंगयांग में मदऊ किया ताकि ये जश्न मनाया जा सके। शुमाली कोरिया इसे यौम फ़तह के तौर पर मनाती है। शुमाली कोरिया अपनी बयानबाजी और फ़ौजी ताकत के मुजाहरे को बढ़ावा दे रहा है। अभी मंगल के रोज़ ही उसने अपने मशरक़ी साहिल से दरमियानी फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल दागे थे। मगरबी माहिरीन का कहना है कि कोरिया की जंग किसी वाज़े फ़तह के बगैर ख़त्म हुई और कम्युनिस्ट शुमाली कोरिया सरमायादाराना निज़ाम वाले जनूबी को अपने कंट्रोल में रखने में नाकाम रहा था। ताहम ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन और सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता कमल सांग की हुकूमत को गिराने में भी नाकाम रहे थे। तकरीबन 3000 कारों को लेकर जर्मनी से मिस्र जा रहे एक मालबरदार जहाज़ में ज़बरदस्त आग लगने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में एक भारतीय की मौत हो गई है, जबकि 22 दिगर ज़ख्मी हुए हैं। हादसे में हलाक भारतीय के बारे में बताया जा रहा है कि वो समुद्री जहाज़ के क्रू मेम्बरान में शामिल था। मालबरदार समुद्री जहाज़ में आतिशज़दगी का ये वाक़या नीदरलैंड्स के साहिल पर पेश आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल की शब इस मालबरदार जहाज़ में आग लगी, जिसके बाद नीदरलैंड्स के कोस्ट गार्ड फोर्स ने अलर्ट जारी किया है कि यह आग अगले कई दिनों तक लगा रह सकता है। इस आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मालबरदार जहाज़ के समंदर में डूबने का खतरा भी लाहिक है। दरअसल 199 किलोमीटर तवील पनामा का मालबरदार जहाज़ फ्रीमेंटल हाईवे जर्मनी से मिस्र का सफ़र कर रहा था, लेकिन मंगल की शब नीदरलैंड के साहिल के करीब इस जहाज़ में आग लग गई। नीदरलैंड वाक़ भारतीय सिफारत खाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बताया है कि इस हादसे में एक भारतीय शहरी की मौत हो गई। सिफारत खाने ने यह भी जानकारी दी कि वो महलूक के कुंभों से राब्ते में हैं और जल्द ही जज़्ते खाकी को भारत भेजा जाएगा। इस वाक़े में ज़ख्मी हुए अफराद को जहाज़ का इंतज़ाम व इंसराम देखने वाली कंपनी सभी ज़रूरी मदद दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डच आइसलैंड एमेलैंड से 27 किलोमीटर दूर वाक़ यूनेस्को की आलमी विरासत दी वाडियन सी के नज़दीक ये हादसा हुआ। ख़ास बात यह है कि जिस जगह हादसा हुआ वो दुनिया के मुहाजिर परिंदों के लिए बहुत अहम है। हादसे की तस्वीरों में जहाज़ से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। माना जा रहा है कि मालबरदार जहाज़ से लाई जा रही 25 इलेक्ट्रिक कारों में से किसी एक कार में आग लगी होगी, जिसने फैलकर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लिया। फायर ब्रिगेड महकमा के अहलकार आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन 16 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आग बुझाने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक फायर ब्रिगेड अहलकार जहाज़ पर नहीं चढ़ सके हैं और मशीनों की मदद से ही पानी के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश में जहाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी भर गया है, जिससे उसके डूबने का भी खदशा पैदा हो गया है। यही वजह है कि आग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 222 रन से करारी शिकस्त दे दी। दूसरे टेस्ट मैच की खास बात लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली की बॉलिंग थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। नौमान अली ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। टेस्ट के चौथे रोज़ नौमान अली ने 23 ओवर्स कराए, जिनमें से 8 मेडन थे। यूं पाकिस्तान ने कोलंबो में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को हराकर वाइट वॉश कर दिया। इससे कबल पाकिस्तान ने गाल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी, जहां एक तरफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने लंका ढाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं रही सही कसर हदफ का पहाड़ खड़ा करके पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने निकाल दी, जिसकी बदौलत श्रीलंका को 1 इनिंग से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गाल टेस्ट के चौथे रोज़ पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का आगाज़ किया, मगर मेहमान टीम ने फ़कत 2 ओवर्स खेले और 576 रन के बाद इनिंग्स डिक्लेयर करने का ऐलान किया। खेले गए इन 2 ओवर्स के दौरान मोहम्मद रिजवान ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान की जानिब से 5 विकेटों के नुकसान पर 576 रन का बनाया गया पहाड़ श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए सर करना मुश्किल लग रहा था। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन प्लेयर्स के कदम जमने नहीं दिए और विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ ने पाकिस्तानी बॉलर्स का खूब मुकाबला किया और वो निस्फ सेंचुरी करने में कामयाब रहे। वो 63 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।
नौमान अली सन 2020 में भी कायदे आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 54 विकेटें लेने में कामयाब रहे थे, जिसमें 71 रन के एवज 8 विकेटों की करियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी शामिल थी। पाकिस्तानी टीम के दौरे न्यूजीलैंड के सिलेक्शन के मौके पर भी यह कहा जा रहा था कि नौमान अली को जरूर मौका मिलेगा, ताहम ऐसा नहीं हुआ। नौमान अली कहते हैं कि उस वक्त उन्हें टीम में शामिल न होने का अफसोस जरूर हुआ था, लेकिन वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मेहनत रायगा नहीं जाती। इस सवाल पर कि 36 साल की उम्र में क्या आप ये नहीं समझते कि अब आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रहा, नौमान अली कहते हैं कि उम्र महज एक नंबर है। अगर आप फिट हैं और मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो फिर उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। यूनुस खान और मिसबाहुल हक भी फिट रहकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं और उनकी राह में उम्र हायल नहीं हुई। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद निशात अहमद, मौलाना अब्दुल अहद रहमानी, नसीम अहमद रहमानी नदवी, मुश्ताक शेख साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र-नज़र। शुक्रिया।